ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अटॉर्नी मार्क जेल, रिपब्लिकन ओवरसीज इजराइल के चेयरमैन और रिपब्लिकन ओवरसीज के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन कर अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित किया, गोलान हाइट्स को मान्यता दी, अब्राहम समझौते किए और गाजा से बंधक रिहाई सुनिश्चित की, जो काबिले तारीफ है। लेकिन इस समय चिंता यह है कि फरवरी के अंत में संयुक्त अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन के बाद इस मौजूदा ज्ञापन के तहत ईरानी शासन को एक जीवन रेखा मिलती दिख रही है। वही शासन जो वर्षों से अमेरिका की मौत हो, इजराइल की मौत हो के नारे लगाता रहा है। आपकी क्या चिंताएं हैं? विनीता, कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर मैं इंटरव्यू हिब्रू में देता हूँ। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें आज की टिप्पणी की शुरुआत यरूशलेम में आज सुबह जो हुआ उससे करनी चाहिए, जब अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार और साथ ही यरूशलेम के मेयर मोशे लियोन, जो मेरे मित्र हैं, की देखरेख में एक बहुत ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि हेब्रोन रोड पर यरूशलेम में स्थायी अमेरिकी दूतावास की नींव रखी जा सके। यह एक शानदार जगह है और जैसा कि आज सभी वक्ताओं ने बताया, ये वास्तव में अमेरिका और इजराइल के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यरूशलेम में जो दूतावास हमारे पास आज है, वो एक तरह से अस्थायी है, और जो वे बहुत जल्द कुछ अरब डॉलर या उससे अधिक में बनाने की योजना बना रहे हैं, वो एक स्थायी प्रतिष्ठान होगा। अब आपके सवाल की ओर बढ़ते हैं, बेनेथा। हकीकत ये है कि जैसा कि माइक वैगनहाइम ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप इस दोहरी रणनीति को अपना रहे हैं। ये बहुत बहुत ही परिष्कृत और बहुत प्रभावी है। और असल में ये सब कुछ जो माइक ने नहीं बताया, वो ये है कि ये सब अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों के बारे में है। इजराइल में कई लोग समझ नहीं पाते कि ये चुनाव कितने अहम हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो रहे। और यहाँ राष्ट्रपति चुनाव नहीं है। अगला राष्ट्रपति चुनाव 2028 तक नहीं होगा। 2026 में कांग्रेस पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष जारी है। रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस में केवल 2 सीटों की बहुमत है। मिड टर्म चुनावों में आमतौर पर सत्ता में पार्टी को कांग्रेस, खासकर हाउस में सीटों का नुकसान होता है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल और दुनिया के लिए भी आपदा हो सकती है। अगर डेमोक्रेट्स, जो वाकई में पटरी से उतर चुके हैं, प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो क्या होगा? और अपनी एकमात्र नीति को आगे बढ़ाते हैं, जो है डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करना, अगर संभव हो तो उन्हें महाभियोग के जरिए हटाना और उनके कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में अड़चन डालना। साथ ही ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए फंडिंग करना, यही दांव पर लगा है। राष्ट्रपति अमेरिकी जनता से कह रहे हैं, सुनिए, मैं कूटनीति चाहता हूं, युद्ध नहीं। मैं ईरान में समस्या का समाधान करना चाहता हूं। मेरे विचार में यह अंतिम समझौता नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो ये है कि ये 60 दिन की संघर्ष विराम निश्चित रूप से 120 दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी और चुनाव तक जारी रहेगी। राष्ट्रपति को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी, जो पहले से हो रहा है। शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं और तेल और खाने की कीमतें गिर रही हैं। महंगाई कम हो रही है। यही वो चीज है जिसकी चिंता अमेरिकी करदाता और अमेरिकी मतदाता करते हैं। सही है। ना कि युद्ध वगैरह। असल मुद्दा यही है और वही वो कर रहे हैं, और मेरी नजर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानो बड़ी कुशलता से हर मुश्किल से बचते हुए आगे बढ़ रहे हों। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ कूटनीति और मजबूत अर्थव्यवस्था। फिर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। अगर ये फंड ईरानियों तक पहुंचता है तो वे इसका क्या करेंगे? क्या ये उन्हीं आतंकी प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचाया जाएगा जो रोजाना इजराइल को धमकी दे रहे हैं? लेकिन मार्क, अगर आप कह रहे हैं कि मिड टर्म चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदमों को प्रभावित कर रहे हैं और ये बहुत स्पष्ट है कि ईरानी अभी सिर्फ समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नवंबर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कौन सा कदम उठा सकते हैं? हमें नवंबर तक पहुंचना है, बनीता। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार क्षमता और जनता को मनाने पर पूरा भरोसा है। वो इसमें बहुत प्रभावी हैं।
साथ ही ईरान के मामले में भी सभी पत्ते उन्हीं के पास हैं। आप जानते हैं, आपने इस पैसे को ईरानियों के हाथों में देने और वे इसका क्या करेंगे इस बारे में बात की। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही हैं। अगर उन्हें यह पैसा मिलता है तो वे अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे। वे अपने प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला, हमास और माफ कीजिए हूतियों की मदद करने की कोशिश करेंगे और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेंगे। अगर वे ऐसा जारी रखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिखा दिया है कि अगर वे समझौता ज्ञापन का उल्लंघन जारी रखते हैं और राष्ट्रपति तथा अमेरिका के प्रति घमंड से पेश आते रहें। वो क्या करने वाले हैं, क्या करने के लिए तैयार हैं, और जो उन्होंने पहले ही किया है वो है उन पर कड़ा प्रहार करना। लेकिन ये खुले पूर्ण युद्ध से कम है। मुझे लगता है नवंबर तक यही होगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें नवंबर तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि हम उसके बारे में अटकलें लगाना शुरू करें। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि हम उससे पहले फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके समय और आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्क ज़ेल, हमारे साथ द रनडाउन में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। बेनीता, आपके साथ और आपके सभी दर्शकों के साथ जुड़कर अच्छा लगा। अलविदा, धन्यवाद।